आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तुलसी त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड, जहां हम बात करेंगे कुछ खास लोगों से और जानेंगे उनसे उनके एक्सपीरियंस और उनके क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक लेखक हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम लेखक नहीं है। वो जो किताबें लिखते हैं वो ट्रू क्राइम इवेंट्स पर बेस्ड होती है और उन किताबों में जो उन्होंने पेशकश की है वो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग वे में की है। मगर इसमें वो अकेले नहीं है, इसमें उनका साथ देते हैं उनके बेटे मानस लाल जी। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी ने काफी शानदार और बेहतरीन किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ तो बेस्ट सेलर भी रह चुकी हैं और उनमें से एक पे फिल्म भी बनने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, साथ में एक पेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर की भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलोक लाल जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू वेरी मच। आपने जो परिचय दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि आपने मेरी बड़ी तारीफ की है। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इसके काबिल हूँ या नहीं मुझे ख़ास पता नहीं इस बारे में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो किताब है जिनका आपने जिक्र किया है, जिनसे मैं वो काम कर पा रहा हूँ जो ज़िंदगी भर सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाया था, और अब आप बात कर रही हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से और लोगों के पास वो बात पहुँचेगी जो मैं सबसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? अभी सब बढ़िया है? मैं सब ठीक ठीक है? हूँ, मज़े में हूँ और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं वो सब कर रहा हूँ जो मुझे करने का शौक है। लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देहरादून ट्रैवल के कर रहा हूँ। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? ओह यस, देहरादून का मौसम है, यहाँ की वेजिटेशन है, यहाँ के लोग हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। मतलब देहरादून से आपका बहुत जुड़ाव है, लगाव है बहुत। देहरादून क्यों है मुझे ऐसा? बहुत मतलब पसंद। क्या चीज है ऐसी देहरादून की जो इतना आपको कनेक्ट करके रखती है यहाँ से? मैं जैसा कह रहा था, एक तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग अच्छे हों तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ रहकर मैं वो सब कर पाता हूँ जो मैं चाहता था करना। अब मैं जब मेट्रोज़ के बारे में पढ़ता हूँ तो हर जगह बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मारामारी और तरह की है। यहाँ पर शांति से रह सकते हैं, अपना जो काम करना है कर सकते हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं लेखक हूँ। ऐसे काम करने के लिए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सर, आपने तो जैसे देहरादून को बनते हुए देखा है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, आपके सामने ही अलग हुआ है, तो तब से और आज के देहरादून में कितना चेंज आपने महसूस किया और क्राइम रेट कितना बढ़ गया है सर? देहरादून जो सन 2000 से पहले था, तब तक ये कैपिटल सिटी नहीं था। कैपिटल बनने के बाद यहाँ पर वो सब चीज़ें आई जो कैपिटल के लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे नए ऑफिसेज आए, सचिवालय आया, कई मुख्यालय आए, तो अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी सरकार का मुख्यालय होता है उससे जुड़े लोग आते जाते रहते हैं। प्रदेश के हर हिस्से से लोग आकर यहाँ पर अपना कोई ना कोई काम कराना पड़ता है उनको, जो पहले लखनऊ में होता था। तो एक तो इसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे राजकीय कर्मचारी वो आकर यहाँ बस गए। साथ ही साथ चूंकि ये कैपिटल टाउन बन गया तो यहाँ पर जमीनों की कीमतें भी बहुत बढ़ने लगी हैं। दुगने दाम हो चुके हैं जमीनों के। जी, काफी दुगने दाम हो गए। दुगना तो कुछ नहीं बल्कि 100 गुना और 1000 गुना भी हो गया कई जगह। तो शहर में जमीनें अब कहीं आप खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी हो गई हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट जब इस तरफ बढ़ जाता है तो ये एक क्राइम बढ़ने का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जहाँ पैसे को लेकर लोग बाग आते जाते हैं, आप तो जानती हैं कि जमीन जैसी चीज के लिए मर्डर तक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो प्रमुख कारण मर्डर के लिए बताए जाते हैं वो जमीन के विवाद होते हैं।
हमने पूरे अपने करियर में देखा है कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर मर्डर्स हो जाते हैं, तो अपराध दूसरे भी होने लगते हैं। तो ऐसा भी है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आज आने लगे हैं जो कि अपने लिए कुछ ना कुछ नौकरी जैसी चीज़ तलाश कर रहे हैं, कोई रोज़गार मिल जाए, और वो फ्रस्ट्रेशंस भी होते हैं, सब लोगों को तो मिलनी होता नहीं है, तो वो भी कभी कभी अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसमें मतलब कि जो ये बाहर के लोगों का जाना आना जाना जो ज्यादा हो गया है हमारे शहर में, इस वजह से क्राइम रेट काफी इंक्रीज हो गया। वो भी एक कारण है, सिर्फ वही कारण नहीं है, और दूसरे भी कारण होते हैं। क्राइम तो हर जगह बढ़ता है, ये केवल देहरादून की बात नहीं है या केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, क्राइम हर जगह बढ़ता ही है। ये बात अलग है, बहुत से प्रदेश उसको लिखते नहीं हैं, उसको दिखाते नहीं हैं, परंतु ऐसा कोई ट्रेंड कहीं नहीं देखा गया कि क्राइम एक्चुअली कम हो जाए। कभी छोटे समय के लिए कुछ संख्या कम हो सकती है, लेकिन क्राइम बढ़ता रहेगा, और क्राइम को कंट्रोल करने के तरीके भी बदलते रहेंगे, और क्राइम करने वाले भी अपने तरीके बदलते रहेंगे, ये तो होता ही रहेगा। सर, अंकिता भंडारी केस की बात करूंगी। इतना समय हो गया, 2022 की वो घटना थी। पहले तो रिपोर्ट्स नहीं लिखी गई, दर्ज नहीं की गई रिपोर्ट्स, काफी टाइम लगा इन सब चीजों में, रातों रात उस रिजॉर्ट को गिरा दिया गया, जला दिया गया। सर, इतना टाइम लगा उस बच्ची को न्याय मिलने में, क्या सही था ये? इतना ही टाइम लगता है? यूजुअली इतना ही टाइम लगता है किसी को न्याय मिलने में जिसके साथ ऐसी गंभीर दुर्घटना घटी हो? देखिए, ऐसा है, ये जो 3 साल में हो गया है, तो लोग बाग ये कह रहे हैं तो बड़ी जल्दी डिसाइड हो गया है। तुलसी, ऐसा है कि आज अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उसका पहले थाने तक इंफॉर्मेशन पहुंचना, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होना, उस इन्वेस्टिगेशन में जो विभिन्न हमारे एविडेंस है उसको कलेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, कहीं जाना है शहर के बाहर, देश के बाहर, उसका समय, तो 90 दिन तो कोर्ट 90 दिन तो हमारे कानून में दिए हुए हैं कि आप लगा सकते हैं, और अगर आप 90 दिन में पूरा नहीं कर पाते तो और समय भी मांग सकते हैं। तो 90 दिन लगाना एक नॉर्मल बात मानी गई, इसीलिए कानून में रखा गया। अब फिर उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन में जाता है, अदालत में एक क्यू में लग जाता है, वहाँ पर डिसाइड होता है केस, और क्यू में लगने के बाद कोर्ट में डेट्स लगती रहती हैं, बहुत लंबा समय लगता है, और कोर्ट में फाइनली जब डिसाइड हो भी जाता है तो फिर उसकी अपील वगैरह सब हो सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबा प्रोसेस है हमारे यहाँ इस तरह के न्याय देने का। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना डिले हो जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है, वो डिनाइड जस्टिस। ये 3 साल जो आप करेंगे, इतना ज्यादा समय लग गया, ये तो सच्ची बात यह है कि नॉर्मल केसेस से कम टाइम लगा। उसकी वजह यह है कि अंकिता भंडारी का केस जो था, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, हर अखबार में था, टीवी चैनल्स पे था, तो इन सब की वजह से प्रेशर में थी सरकार कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया, फैसला किया जाए जल्द से जल्द। तो वो एक इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनी थी, एक DIG के अधीन बनी थी, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। ये इस बात से सिद्ध होता है कि सब लोगों को सजा मिल गई है और आजीवन कारावास की सजा मिली है, तो इसका मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा, तब भी जो मीडिया था वो यही न्यूज़ दे रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ हो रही है, दबा दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी बड़े नेता के लड़के का मामला है। तो एक ये भी हो गया है कि लोग ये मान के चलते हैं कि न्याय उसे मिलेगा जिसकी पहुंच है, और जिसकी पहुंच है उसको सजा नहीं मिलेगी। सर, सच है ये बात आपके हिसाब से कि जिसकी पहुंच अच्छी होगी इसी को न्याय मिलेगा, और जिसका मतलब नहीं है उतना ज्यादा कांटेक्ट, तो उसको डिले हो जाएगा या नहीं मिल सकता या केस दब सकता है? आपका क्या कहना है इस पे? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा है, उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, और एक बहुत बड़ी खामी वो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि दबाव में आकर विभिन्न स्तरों पर गलत काम हो सकता है,
और एक वास्तविक मुजरिम बच सकता है, और न्याय मिलने की प्रत्याशा में बैठा हुआ आदमी कभी न्याय नहीं पाता है, बरसों लग जाते हैं। सिविल केसेस में देखिए कि बाप के टाइम में, दादा के टाइम में केस शुरू हुआ था और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, 20 साल 30 साल लग जाते हैं। तो ये बात तो सच है कि दबाव के चलते कई बार अदालतों के दखल की वजह से भी, अब जैसे एक केस हुआ था यहाँ पर जिसमें दरोगाओं की भर्ती हुई थी जी। ये 2001-2002 में भर्ती हुई थी। इसकी जो विवेचना है वो सीबीआई ने की थी। 2005 में उन्होंने इसको चार्जशीट लगा दी। उसमें हमारे प्रदेश के महानिदेशक और अपर महानिदेशक, दो सबसे बड़े अधिकारी जो पुलिस के थे, उनकी चार्जशीट लगी। 2005 और 2025 में 20 साल का अंतर है। अभी तक वो केस डिसाइड नहीं हुआ है। तो आप जो पहुंच की बात कर रही हैं, तो इसमें चूंकि जो हमारे दो अधिकारी जो कि इसमें मुल्जिम हैं, वो किसी न किसी तरह से इसको बचते आ रहे हैं इससे, मतलब अभी भी कभी हाई कोर्ट में जाकर, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामले को बढ़ाते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारा पूरा सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि लोग जिनके पास मीन्स हैं, जिनके पास ऐसे साधन हैं कि वो पैसा खर्च करके किसी भी तरह से डिले करा सके तो वो डिले कराते रहते हैं। और डिले अक्सर उन केसेस में ज़्यादा कराते हैं जहाँ पर सज़ा सामने नज़र आ रही हो कि इसमें सज़ा मिलनी ही है। तो अगर इतना पुख्ता सबूत है कि सज़ा मिल जाएगी तो आदमी बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और अगर उसके पास मीन्स है, जैसा मैंने कहा कि अगर पैसे का खर्चा कर सकता है वो, उसके पास मिलने जुलने वाले लोग ऐसे हैं, मजबूत लोग हैं, तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए डिले कराने में। तो सिस्टम में तो ये गड़बड़ है डेफिनेटली। तो सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा अधिकारी या कोई विधायक या कुछ ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का कोई अच्छा लीडर जिसने आपको ब्राइब देने की कोशिश की हो और कहा हो कि सर इसको यहीं पे निपटा दिया जाए, बस आप कुछ लेन देन कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए? बहुत शुरू में करियर में लोग ये पहचान जाते हैं कि कौन अधिकारी बिक सकता है, कौन अधिकारी नहीं बिकता है। ये जो किताब है द बाराबंकी नार्कोस, इसको आप पढ़िएगा। इसमें सन 84 से सन 86 तक जब मैं एसपी बाराबंकी था, उस दौरान मेरे पास क्या क्या प्रलोभन आया, किस तरह से मुझे क्या क्या ऑफर्स मिले, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो उस टाइम पर जो लोग थे जिन्होंने मुझे ऑफर्स किए, मैंने लिखा है इसमें, तो वो इतने बड़े अमाउंट्स थे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में वो करोड़ों रुपए थे। लेकिन चूंकि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो एक आम धारणा ये बन जाती है कि ये तो सुनता नहीं किसी की। इसी के दौरान मैंने इसमें भी लिखा है कि मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर है जो बाद में हाई कोर्ट जज भी बने। वो मेरे पास आए, वो बचाना चाह रहे थे किसी मुल्जिम को। मेरे पास मंत्रियों के और दूसरे स्तरों से टेलीफोन आए, दबाव पड़ा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। तो ये सही है कि दबाव पड़ता है, ये भी सही है कि बहुत से हमारे साथी अधिकारी जो हैं उस दबाव में दब जाते हैं, और ये भी सही है कि वो उस चक्कर में वो काम कर बैठते हैं जो कि वो नहीं करना चाहिए। अनएथिकल है ये चीज। तो सर, कभी आपको डेथ थ्रेट का आपको कभी मिले? हाँ, इसमें भी दो बार क्या हुआ मेरे साथ, मैंने लिखा है। एक तो वो बड़ा इसमें भयंकर सा किस्सा है कि मेरे ही घर में जी पीछे एक वो बना हुआ जगह गाय का भूसा रखा हुआ, जो गाय खाती है भूसा रखा हुआ। मेरे पास एक डॉग हुआ करता था उस जमाने में, शेरिफ उसका नाम था। तो मैं उसको सुबह अपने कैंपस में टहलाता था, अपने घर के कैंपस में, बड़ा सा कैंपस था। तो जब मैं उस भूसे के एरिया में पहुंचा तो ये भौंकने लगा बहुत, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया,
और कहीं जाकर खोदने सा लगा। तो ये बिहेवियर इसका अनयूजुअल था। डॉग ऐसा क्यों कर रहा था, पहले तो नहीं किया था, वहाँ लगा था भौंके जाए। तो फिर मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो मैंने जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जो एक्सप्लोसिव से डील करते थे और जो दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया। मैंने कहा कि आप एग्जामिन करिए ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब भूसे वगैरह को हटा कर नीचे देखा गया उसमें एक्सप्लोसिव रखे हुए थे। Oh my God. और एक्सप्लोसिव इसलिए प्लांट किए गए थे कि वो मुझ पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, क्योंकि भाई ये जो माफिया था वहाँ पर ओपीएम का उसके खिलाफ एक्शन ले रहा था। और भी इसमें एक और किस्सा ऐसा है, मैंने बताया आपको कि हाँ मेरी जान के ऊपर प्रयास हुआ जब मैं कानपुर में डीआईजी था तब हुआ, जब मैं एएसपी था लखनऊ में तब भी गोली चली थी। तो ये पुलिस ऑफिसर्स के साथ होता रहता है। सर कोई ऐसी घटना है जो आपके मतलब दिल के इतना ज्यादा करीब है और जिसको अभी भी आज भी अगर याद करते हैं या ऐसा लगता है कि अभी की खबर, मतलब अभी ऐसा हो गया कि बस कल ही की बात है और ऐसा दिल में मतलब एक डर टाइप का कह सकते हैं कि ये सभी बातें कली की लगती हैं। और जो ज्यादा डर की बात है उस वक्त तो कुछ महसूस नहीं होता है। सच्ची बात यह है कि जब ये सामने एक्चुअली होता है तब पता नहीं क्या एक अंदर से वो दूसरी भावना उठती है, शायद एड्रेनलिन की वजह से या जिस भी वजह से। इमीडिएट जो हो रहा है उस वक्त डर नहीं लगता, उसको फेस करते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं जब एएसपी था लखनऊ में तो वहाँ शिया और सुन्नी आपस में उन लोगों के तनाव चलते रहते हैं, गोली चलती है। तो मैं गश्त में था तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में एक तरफ शिया एक तरफ सुन्नी इकट्ठे हैं और उनमें आपस में पत्थर चल रहे हैं। तो मेरे साथ पीएसी के 3 या 4 जवान थे, मेरा ड्राइवर था। मैं उतरा, मैंने उन्हें इशारा किया कि मेरे साथ आओ। या तो उन्होंने इशारा देखा नहीं या किसी और वजह से वो मेरे पीछे नहीं आए। मैं अंदर चला गया। मैंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, मैंने वैसे पीक कैप पहन रखी थी जैसे आईपीएस की कैप होती है। अंदर चले गए, उसके बीच में थोड़ी देर बाद एक गोली चली तो मेरी नजर उस पर गई, बहुत धुआं उठ रहा था, गोली का धुआं। दूसरी तरफ से भी गोली चली तो वो तो जवाब उसका दिया था, लेकिन पहली गोली हो सकता है मेरी तरफ चलाई गई हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ऐसी सिचुएशन को जब मैं सोचता हूँ अब जब कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और इन मामलों पे कभी कभी ध्यान करता हूँ, सोचता हूँ कि तब ऐसा हुआ था, लगता है कि ये डर की बात हो रही इसमें क्या शक है कि अपनी जान से किसको मोहब्बत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर जैसे हमने मूवीज में और वैसे भी सुना है, ये 3rd डिग्री क्या होता है सर? मतलब आपकी लैंग्वेज में हमने आपकी उसमें जानना चाहूंगी मैं कि ये जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है ये मतलब कैसे मुजरिमों को दिया जाता है और कब दिया जाता है? देखिए, लीगल सैंक्टिटी इसकी नहीं है ये नहीं करना चाहिए। जो हमारा लॉ है उसमें कहा गया है किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, किसी तरह की धमकी नहीं दी जा सकती, किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जा सकता जब आप मुल्जिम से बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपने किसी मुल्जिम को पकड़ा है, वो चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उम्मीद ये करता है हमारा कानून कि हम उससे पूछें कि सर आपने ये अपराध किया या नहीं किया है, और अगर वो कहते नहीं हमने नहीं किया है तो बात खत्म, फिर कैसे पूछें। तो ये जो प्रलोभन और ये सारी चीजें अगर नहीं देंगे तो धीरे धीरे कैसे उससे हम बात निकालेंगे। वैसे तरीके हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, और साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं वो आपसे वो बात निकालेंगे जो आप कभी नहीं बताना चाह रही हैं, लेकिन वो इस तरह से आपसे बात करेंगे कि अल्टीमेटली आपके मुंह से वो बात निकल जाएगी। यही तरीका हम लोगों को सिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर्स कि किस तरह से हम मुल्जिम से बात करें, अपराधी से बात करें और उससे सच्ची बात निकाल लें। उसमें ना तो हम उसके ऊपर कोई हथियार चलाएं, ना उसके ऊपर कोई डंडा चलाएं, ना हम उसके साथ कोई गाली गलौज करें, ना उसको धमकाएं,
ना ये कहें कि हम तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे और ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये कर नहीं सकते। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो सब लोगों में इतना स्किल नहीं होता कि वो सिर्फ बात से बात निकाल सके। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक मुलजिम को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बात कर सकें। और अगर जितना हार्ड एंड क्रिमिनल होगा वो उतने ही दिन में सच्ची बात बताएगा। वो आपको बिल्कुल गलत बातें बताता रहेगा और आप गलत रास्ते भी निकल पड़ेंगे। तो सच बात है उससे और दूर ले जाएगा वो आपको। तो उसमें खींच में भी आकर कुछ लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। ये भी होता है कि पुलिस जाते ही किसी अपराधी को पकड़ती है और इससे पहले कि उसको बात भी करे उसकी मारपीट शुरू कर देती है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो ये जो मारपीट है, टॉर्चर है, लोगों को लटका देते हैं, हवाई जहाज बना देते हैं, नाव बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या इस तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे कि आदमी टॉर्चर में, परेशानी में, तकलीफ में, अगर उसने नहीं भी किया है तो वो कबूल कर लेता है मैंने किया है, जिससे कि उस टॉर्चर से बच सके। तो इसको थर्ड डिग्री कहते हैं। ओके सर, आपने जो 5 किताबें लिखी है जिसमें द बाराबांकी नार्कोज है और मर्डर्स इन द बाइलेन है और ट्रेल्स ऑन द ट्रेल्स ऑफ थग्स एंड थीफ है और कोड नेम स्टेलियन है, फैंग्स ऑफ डेथ है। तो सर बाराबांकी नार्कोस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ओपियम का जिक्र आपने इस किताब में काफी किया है। तो सर आप हमें ये बताएं कि क्या सच में ये जो ओपियम, अफीम की जो ये चीज इतनी बड़ी है, क्या इसका लेवल इतना ज्यादा है कि जो हम नार्कोज में देखते थे कि या कोलंबिया और मेक्सिको में हमने देखा है कि इसका लेवल कहाँ तक है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही है इसका लेवल? ये दुनिया हमसे मतलब अभी भी छुपी हुई है जो हमारे सामने नहीं आई है अभी तक? देखिए ऐसा है, ओपियम अपने आप में वो नशा है जो कि दुनिया भर में फैला हुआ है। ओपियम की पैदावार दुनिया के कुछ ही हिस्सों में होती है। हमारे देश में भी ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस है, जैसे बाराबंकी है। जितनी ओपियम पैदा होती है उसका सरकार का नियंत्रण उस पर रहता है, क्योंकि इसका लाइसेंस दिया जाता है कि आप इतने एकड़ जमीन पर अपना पैदा करेंगे, एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ओपियम आप पैदा करेंगे। उस एस्टिमेट से कम होता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे कम क्यों है, उससे ज़्यादा होता है तो ठीक है, उसको भी अकाउंट फॉर किया जाता है। होता यह है कि इसमें बड़ी घपले हैं, जितनी पैदावार होती है उससे कम दिखाते हैं और जितनी कम दिखाते हैं उतना उनके पास ओपियम बच जाता है। कायदे में सारा ओपियम सरकार के पास जाना चाहिए, लेकिन किसान जो है वो इसको छुपा ले जाता है। दूसरा ये है कि एक्चुअली ज़्यादा पैदा हो गई तो देगा उतना ही जितना उसका पहले से कमिटमेंट है, उतना नहीं देगा जितना एक्चुअली ज़्यादा पैदा हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट्स होते हैं ये स्मगल होते हैं। इसकी जानकारी ये नहीं है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं जानते, वो जानते हैं। और उन लोगों का इसमें इंटरेस्ट ये होता है कि जो सरकारी कीमत है उससे कई 100 गुना, कई 1000 गुना उसकी ब्लैक मार्केट की वैल्यू है। तो सर ये मतलब हमारे देश में है कि इसका मतलब इस चीज की जो पॉपुलैरिटी है ये बाहर देशों में भी है? बाहर देशों में बाराबंकी नार्कोस, इस नाम से लोग बाग वहाँ पर ये ओपियम ड्रग्स खरीदते हैं, बाराबंकी के नाम से। बाराबंकी एक छोटा सा शहर और छोटा सा जिला है, लेकिन जो इस नशे के एडिक्ट्स हैं वो 2 जगह हमारे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। कि मलाना जो कि उसमें हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ की ओपियम भी बहुत पसंद करते हैं लोग। बल्कि मलाना में तो आकर फॉरेनर्स रहते हैं वहाँ पर, वो अपना वीज़ा लेकर आते हैं, वहाँ पर कई महीने रहते हैं क्योंकि वो मलाना की ओपियम का मजा लेना चाहते हैं। तो अब देखिए, जो शुरुआत होती है यहाँ से, मान लीजिए 10 रुपए की कोई चीज़ शुरू होती है खेत से, बाहर पहुँचते पहुँचते वो 10,000 या उससे भी ज़्यादा की हो जाती है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो लोग इस धंधे में हैं, ब्लैक मार्केटिंग में,
उनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी क्रिएट होती है। आपने पूछा कि इसका असर क्या है? इसका सबसे बड़ा असर ये है कि इतनी अधिक संख्या में ब्लैक मार्केट क्रिएट होती है कि वो एक्चुअल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो रुपए की कीमत है वो गिरती है जब ब्लैक मार्केट ज्यादा होता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ डील्स होती हैं, खासतौर से लैंड की डील्स, उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज ब्लैक मनी की चलती है, जिसका कि ना तो रेवेन्यू है, ना ही उसके टैक्सेस मिलते हैं, ना ही वो एक्चुअल वैल्यू उसकी पता चलती है। तो ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से इकोनॉमी पे पूरा असर पड़ता है। साथ ही साथ जो ओपीएम लेता है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, उसकी हेल्थ जा रही है, उसका काम धंधा चौपट हो रहा है। इस चीज को खरीदने के लिए वो कहाँ से पैसा लाता है, कैसे लगता है, चोरी चपाड़ी करता है, अपने माँ बाप के चोरी कर लेता है, वो अपने बीवी के गहने तक बेच देता है, पढ़िएगा इस किताब में सब है। तो इतना ज्यादा चरित्र का हनन हो जाता है, आदमी बिल्कुल ही गिर जाता है। उसकी वजह से उसको तो नुकसान हो ही रहा है, उसके परिवार, उसकी पत्नी का सोचिए, उस आदमी के माता पिता का सोचिए, उस पूरे परिवार की सोचिए क्या स्थिति होती है। और जिस जगह पर ये हो रहा है वहाँ एक आदमी तो होता नहीं, कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। उड़ता पंजाब जैसी फिल्म थी, उसमें दिखाया था कि पूरा प्रदेश किस तरह से जकड़ा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ हमारा प्रदेश भी अब इससे बहुत दूर नहीं है। हमारे शहर में बहुत लोग ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जो ओपीएम का असर है वो ये है, अब ओपीएम के जगह लोग बढ़ रहे हैं सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ, और वो सिंथेटिक ड्रग्स तो सस्ती भी पड़ती हैं और आसानी से बेची भी जा सकती हैं। गोलियां हैं, कहीं भी छुपा के बेच देते हैं। तो ये इस धंधे को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ दिन पहले मैं गया था एक कार्यक्रम में, तो यहाँ के जो आईजी इस चीज को देख रहे हैं वो खुद ही कह रहे थे मुश्किल हो रहा है। तो जैसे आपने कहा इस चीज को कंट्रोल होता है सर, कि मिलनी है कैसे, कितने की मिलनी है, क्या ये बात पुलिस को पता नहीं पता होती है? अब दो तरह के पुलिस वाले होते हैं, ये पता करके फिर कार्रवाई करते हैं और उनको जेल भेजते हैं। दूसरे वो पुलिस वाले होते हैं जो इसका पता करके फिर अपनी जेब गर्म करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के हर तबके में कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। लेकिन एक और चीज इससे जुड़ी हुई है कि जब एक्शन होता है तो उन छोटे लोगों पर होता है जो छोटी छोटी पुड़िया बेचते हैं। लेकिन ये पुड़िया जिस सोर्स से आ रही है वहां तक पहुंचना जरूरी है। एग्जैक्टली। और उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है, जो कि हमने बाराबंकी में किया। इसका असर ये हुआ कि अभी तक वहाँ पर ये व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है। देखिए, मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब भी जब मैं वहाँ जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, लोग वही याद करते रहते हैं वहाँ पर। मैं वहाँ पर गया एक थाने पर, कुछ इसी के दौरान गया और फिर दोबारा गया। वहाँ पर लोग मेरे साथ अपनी सेल्फीज खींचते हैं और मेरी फोटो लेते हैं कि इन्होंने किया था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को कामयाबी मिली थी इस धंधे को रोकने में। तो सर आपने तो वहाँ की जमीनी हकीकत देखी है एक्चुअल में, सर उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे अगर दर्शकों को बताएंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या केस था वो जिसपे आप काम कर रहे थे? केस तो यही था जो मैंने पहले बताया कि लोग पैदा जो करते हैं उसमें छुपा लेते हैं और बाकी की स्मगलिंग कर देते हैं। उसमें मिले हुए थे बहुत सारे कर्मचारी, और वो जो पैसा उससे जनरेट होता था वो ऊपर तक जाता था। जब मेरी नियुक्ति हुई वहाँ, तो मुझसे हमारे डीजी जो थे उन्होंने भी कहा, और हमारे जो होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, सबने ये बात कही मुझसे कि वहाँ पर बहुत बदनामी हो रही है सरकार की, क्योंकि हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जाकर इस पर खास तौर से कार्रवाई करें। हमने आपको इसीलिए चुना है कि हमें उम्मीद है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। कई अधिकारी ऐसे साबित हुए जो कि ईमानदार नहीं थे, तो ये मुझे एक तरह से ये जरूरी एक काम मिला था वहाँ जाकर करने के लिए। वहाँ पर हमने जो तरीका अपनाया जानकारी करने का, देखिए कुछ हर पुलिस के थाने में कुछ मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मर, वो
सालों साल से करते आ रहे हैं काम। मुझे ऐसा लगा कि ये मुखबिर जो है बहुत भरोसेमंद नहीं है, मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जितना हमें बताते थे उतना वो दूसरी साइड तक भी पहुंचाते थे। तो मैंने सोचा कि हमें सबसे पहला तो काम ये करना है कि जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं वो अलग होने चाहिए। लकीली मेरे पास जब लोग आके मिलने लगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे कि हमारे पति ने कर लिया या हमारे बेटे ने वो कर लिया, तो मैंने इन्हीं लोगों को अपना इन्फॉर्मर बनाया, इन्हीं लोगों से शुरू किया। मैंने पूछा कि जो जो बेटा था उसका कि तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने किसने दिया, और फिर चेन बनती गई और मैं वहाँ तक पहुँच गया जो इसका मेन सोर्स था। यहाँ तक कि वो इतना ताकतवर था मेन सोर्स के उसके पास हेलीकॉप्टर था उस जमाने में 1984-85 में, और उसके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारे नेतागण अपने करते थे। तो सबको फिट रखता था ऊपर तक, पैसा इतना होता था, इतनी अच्छी कार थी उसके पास, एक नहीं कई कार थी। और जब ये कार्रवाई हो गई और उसका धंधा चौपट हो गया तो वो उसका दिमाग खराब हो गया। वो वहाँ पर एक नूर मंजिल नाम का एक हॉस्पिटल है लखनऊ में जहाँ पर दिमाग का इलाज होता है, उसमें भर्ती रहना पड़ा उसको। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब एक्शन ले तो ही हो जाए। तो सच्चाई ये थी कि वहाँ पर हमारे बहुत से अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के नहीं हर डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए थे, राजनीति के नेता जुड़े हुए थे। इन लोगों की वजह से वो धंधा पनप रहा था, लेकिन अगर उस पर अगर प्रॉपरली कार्रवाई की जाए तो रुक सकता था। तो ये मेरा अनुभव है कि वहाँ पर हम रोक पाए उसको। अब करते हुए क्या थे कि जो पैदा होते थे एक्स्ट्रा उसको अलग अलग माध्यमों से वो पहुँचाते थे। कुछ औरतें थी जो बुर्के के नीचे छुपा लेती थी, कुछ ऐसी थी औरतें जो कि अपने आप को प्रेग्नेंट दिखाती थी लेकिन एक्चुअली वो अंदर वो ले जा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया कि बच्चों को कौन जांच करेगा, कौन चेक करेगा। तो ऐसा बहुत कुछ कर रहे थे वो लोग, लेकिन ये सब धीरे धीरे पता चल गया और होने लगा। बहुत अच्छा काम हो गया। तो सर आप तो जैसे वहां पे रहे, आपने सब कुछ देखा, कि सर आपने कभी ओपीएम ट्राई किया कि एक्चुअली मतलब क्यों ले रहे हैं इसको लोग, इसके मतलब इसका रीजन पीछे जानने का? उस पे तो अभी आप बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जो इस पर मैंने करीब 250 वर्कशॉप्स किए हैं कि ओपीएम में क्या खराबी है, क्यों नहीं लेनी चाहिए। यहाँ के कई स्कूल हैं, देहरादून के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, और कई सरकारी इंस्टीट्यूशन है जैसे FRI है। तो इन सब जगह पर मैं जाके वर्कशॉप्स करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे बचने के लिए क्या उपाय है और क्या करना चाहिए। तो वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा बहुत लंबा। लेकिन हाँ ये सच है कि इसका असर इंडिविजुअल पर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, प्रदेश पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्योंकि इससे ब्लैक मनी जो जनरेट होती है उससे कीमत गिरती है हमारे रुपए की, और देशों में उनके रुपए की, उनका जो भी। तो ये गिरने से हर आदमी का खर्चा बढ़ जाता है। तो एक ज़माने में ऐसा था, आपको आश्चर्य होगा, कि किसी को 1 रुपया पॉकेट मनी बच्चे को मिलती थी स्कूल के लिए तो वो बहुत रिच माना जाता था, और आज अगर 1000 रुपया पॉकेट मनी मिलती है तो वो भी कम पड़ती है, क्योंकि 300 रुपये तो एक कॉफी के कप में खर्च हो जाते हैं। सही बात है सर। तो आपकी सर एक और किताब है फैंग्स ऑफ डेथ, हाँ, जिसमें काफी मिस्टीरियस वो किताब है, और वो केस भी बहुत पेचीदा केस था। हाँ, ये फैंग्स ऑफ डेथ है। तो ये जो फैंग्स ऑफ डेथ है ये केरला का केस है। हाँ, आप पूछिए क्या तो सर इसके बारे में आप हमें बताइए कि एक्चुअली ये केस कैसे मतलब आपके सामने आया और कैसे इसको आपने सुलझाया? एक्चुअली ये बहुत वाइडली रिपोर्टेड केस था, अखबारों में निकला और न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब पे आया, क्योंकि इसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को स्नेक बाइट से मारा। स्नेक बाइट से? स्नेक बाइट से, सांप से कटवा दिया। केरला में सांप बहुत ज़्यादा है, हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्नेक्स की वो कर्नाटक और केरला के आसपास बॉर्डर्स पे है, और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, उनको बहुत सम्मान से रखा जाता है सांप को। वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये ज़मीन उन्हीं की, हम तो बाद में आए। तो उसको लेकर सांप काफ़ी हैं, और सांप
कुछ जो जहरीले सांप होते हैं उनका विष वगैरह निकाल के, आप जानते हैं टॉक्सिकोलॉजी वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो वो भी धंधा से चलता है। लेकिन इस इंसान ने अपनी पत्नी को एक बार तो वाइपर से कटवाया और दूसरी बार कोबरा से कटवाया, जिसको 2 बार। हाँ, 2 बार कटवाया। पहली बार वो मरी नहीं तो दूसरी बार कटवा के मारा। तो इसका इन्वेस्टिगेशन केरला पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से किया और साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन लेकर वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स और वहाँ के जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके वहाँ पे भी एक STF बनाया गया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने सबने मिलकर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट हुआ, उसको सजा भी हो गई। तो ये एक बहुत अहम मसला है, बहुत बड़ा, क्योंकि बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केसेस का संज्ञान लिया कि ऐसा हो गया है कि सांप को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग मर्डर करने के लिए। हमारे यहाँ भी नैनीताल के पास शायद हल्द्वानी में एक केस हुआ जिसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मार दिया, तो उसका कोई दूसरा चक्कर चल रहा था, तो उसने अपने हस्बैंड को सांप से कटवा के मार दिया। तो ये और जगह भी होने लगा है, इसकी जानकारी लोगों को हुई है। तो हमसे कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं जो इस पर पिक्चर बनाना चाहते हैं। तो अगर इस पर पिक्चर बनती है तो और लोगों को जानकारी होगी इस केस की और फिर अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। उद्देश्य यही है किताबें लिखने का कि लोग 2 चीज़ें समझ सकें, एक तो क्राइम वगैरह कैसे होते हैं, करने वाले कौन होते हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए, और दूसरी तरफ पुलिस के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पुलिस से बेस्ट वर्क लेने के लिए उनकी क्या सहयोग करना चाहिए। हम पुलिस के पास जाएं और बिल्कुल उनको एक केस दे दें और ये सोचे कि सब कुछ वही कर लेंगे, तो सही नहीं है ना। जो विक्टिम है उसके पास बहुत सारी जानकारी होती है, विक्टिम के अलावा और लोग बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम पुलिस की मदद करेंगे तो ये सारे केसेस सॉल्व होंगे। तो ये एक हम लोगों के बीच में ये वाला जज्बा आना चाहिए कि हम पुलिस की मदद करें। अभी पुलिस की जो इमेज है उसकी वजह से हम पुलिस से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर घटना कोई हो जाती है और हम पुलिस को सूचनाएं दें, पुलिस की मदद करें और सूचना छुपाए नहीं। कई बार तो लोग इसलिए भी नहीं बताते पुलिस को कि फिर हमें अदालत में जाना पड़ेगा, हमें बार बार अपीयर होना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ये वो खतरा हो जाएगा, मुलजिम हमें मार ना दे कहीं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि क्राइम उसी सोसाइटी में रुक पाता है जहाँ सोसाइटी जागरूक होती है, और सोसाइटी अगर जागरूक होती है तो पुलिस को भी जागरूक रहना पड़ता है। तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक सामान्य नागरिक के तौर पर पुलिस को वो मदद करें जो उनको चाहिए। जैसे सर आपने कहा कि हमें भी पुलिस का मतलब सहयोग बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि पुलिस के और आम जनता के बीच में एक अविश्वास है, और जैसा आज का दौर है, तकनीकी का दौर है आज का, तो सर पुलिसिंग में इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं सर अभी इस समय? मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और ख़ासतौर से जो कैमरे पे चीज़ें कैद हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी सच्चाई लोगों के पास होती है जो कैमरे में है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर है, और वो बहुत आम बात है कि अब शेयर होने लगी है। लोग न्यूज़ वालों से भी शेयर कर लेते हैं, और आजकल कई चैनल्स हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आपके पास कोई अगर ऐसी फुटेज है तो हमें दे दीजिए। तो ये जो फुटेज मांगते हैं लोग, उसके वजह से ये बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं उसकी वास्तविक जो वीडियोग्राफी है वो आम जनता तक पहुंच जाती है। तो ये जानकारी एक्चुअल हो जाती है लोगों को कि हुआ क्या है। तो चूंकि पब्लिक जानती है, इसलिए पुलिस भी इस बात के लिए कॉन्शियस है कि हम उससे बहुत अलग जा नहीं सकते, इसलिए पुलिस बहुत सारे वो काम कर रही है जो कि शायद पहले ज़माने में छुप जाते थे, नहीं होते थे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आम जनता में अवेयरनेस बढ़ी है कि पुलिस किन दिक्कतों का सामना करती है, उनके पास क्या दुश्वारियां हैं, क्या कमियां हैं,
उनके रिसोर्सेज की क्या कमी है और उनके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं। आप काफ़ी देर से प्रेशर्स की बात कर रही थी, तो हर तरह के प्रेशर अब लोग समझते हैं। अब लोग जानते हैं कि एक पुलिस वाला कुछ करना भी चाहे तो उसके ऊपर कई सारे ऐसे दबाव होते हैं कि काम करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें समझते हैं हम लोग, और इसकी वजह से एक ट्रेंड ही आया है कि पब्लिक समझती है कि पुलिस की मजबूरियाँ क्या है। तो वो जो पहले था कि एक अविश्वास तो था ही, लेकिन एक नफरत सी थी लोगों को पुलिस से, वो अब कुछ हद तक मुझे लगता है कम हुई है। सेवा की है देश की, और 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट आप रह चुके हैं सर। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं सर? और इसके साथ साथ आप पेंटिंग्स भी करते हैं, साथ में आप गार्डनिंग भी करते हैं, और हमने तो ये भी सुना है सर आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो ये सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? ये क्या ये जब सर्विस करते थे तब से चला आ रहा है, या फिर अब रिटायरमेंट हो गया है तो इन सब चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें तो बचपन से करते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ ना कुछ इस तरह की हॉबीज़ रही हैं। वो हॉबीज़ तो ताज़िंदगी चलती हैं, और हम जब जाएंगे तभी हमारे साथ जाएंगी, वो हॉबीज़ तो चलती हैं। सर्विस के दौरान ये ज़रूर था कि वक्त कम मिलता था, क्योंकि हमें वक्त देना पड़ता था अपने काम को। और आप पुलिस में जानती हैं कि कोई समय ही नहीं पता चलता। आप अभी निकलेंगे किसी मर्डर को या किसी और चीज़ को देखने के लिए, हो सकता है 2 दिन तक ना आए। आप कह के जाएगा भाई लंच तैयार रखना, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा, मालूम पड़ा तीसरे दिन लंच खा पा रहे हैं आप। तो ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों की सर्विस इस तरह की थी, टाइम बहुत डिमांड करती थी। तो ये सारी जो दूसरी हरकतें आप बात कर रही थी, ये चीज़ें कुछ हद तक कम हो जाती थी। लेकिन जब भी मौका मिला, मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक इंस्टेंस देता हूँ। जब कभी भी बहुत व्यापक स्तर पर तनाव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी था, उस टाइम पर ये जो घटना हुई थी, अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसका असर पूरे देश पर पड़ा था, लेकिन अयोध्या वाली घटना का असर यूपी के कुछ टाउन्स पे ज़्यादा पड़ा था। और उसमें हुआ ये था कि ये 1989-90 की बात है, जब पहली बार कार सेवक पहुंचे थे बाबरी मस्जिद पर। उनको रोका गया था तो गोली भी चली थी, पुलिस ने गोली चलाई थी, कुछ लोग मरे भी थे। उसका असर जो हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से हमारे शहर में भी कर्फ्यू लगा था। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है, कर्फ्यू लगता है, क्या सवाल था वैसे? सर आपकी जो आप पेंटिंग्स करते हैं, हाँ, या इस तो मैं वो बता रहा, तो उस टाइम पर कर्फ्यू लगा हुआ था और तनाव बहुत था। तो मैंने अपने कैंप ऑफिस में एक पेंटिंग का वो भी रखा हुआ था, ईजल। तो मैं वो पेंटिंग इसलिए बना था कि जब तनाव होता है तो इस तरह से मुझे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता था। तो वो ईजल पे मैं काम कर रहा था और सूचनाएं आ रही थी वायरलेस से। मुझे मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर एसओ ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कोई चीज़ कर दी थी, जो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं उस गुस्से में पेंटिंग कर रहा था। अच्छा, मैं साईं बाबा की पेंटिंग बना रहा था। साईं बाबा जो शिरडी के साईं बाबा है, तो शिरडी साईं बाबा के चेहरे पर आमतौर पर बड़ी अच्छा एक बड़ा कामनेस रहती है और एक अच्छा एक्सप्रेशन रहता है। तो वो ही बना रहा था मैं। लेकिन जब मैं बना चुका और मैं फिर अपने काम में लग गया, शाम को हमारी वाइफ ने वो वाली पेंटिंग देखी, कहने लगी ये तुमने क्या कर दिया, इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं साईं बाबा, इतना नाराज क्यों? तो नाराज नहीं दिखते थे कभी। देन आई रियलाइज कि चूंकि मेरे दिल में गुस्सा था उस एसओ के लिए, मैं नाराज था, तो वो नाराजगी उस पेंटिंग में भी आ गई। तो खैर सवाल ये था कि इस सब के बीच में ये सब कैसे कर लेते हैं। इसका बड़ा रिलीफ मिलता है अगर आप शायर हैं और थोड़ी शायरी कर लें, अगर आप लेखक हैं कुछ लिख लें, आप सिंगर हैं और कुछ गा लें, संगीत चला लें, तो ये सब रिलैक्सिंग होती है सब चीज़ें। तो सर जैसे इतने सब चीज़ें आपने की, मैं एक ये भी चीज़ आपसे
कहना चाहूंगी कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को देखेगा, आप उस यूथ को क्या एक उद्देश्य, मतलब क्या देना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आज की जैसी सिचुएशंस आ गई हैं, प्रेशर की हो, चाहे ड्रग्स के रिलेटेड हो या चाहे करियर ओरिएंटेड हो, इस पर क्या एक संदेश हमारे युवाओं को देना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, वो ये है कि चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जो कोई भी इस जर्नी में निकलता है अपनी ज़िंदगी की, कुछ ना कुछ करना चाहता है। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग सामने आएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ आपकी मदद करेंगे, कुछ आपकी टांग खींचेंगे। ऐसे लोगों के बीच में आपको सफल कैसे होना है, इसकी आपको समझ बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप अपने गोल को कभी ना छोड़ें, अपना गोल बना कर रखें, गोल हमेशा ऊंचा रखें, छोटे से गोल के लिए काम ना करें और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बेईमानी से, छल कपट से किसी चीज़ को प्राप्त एक तो कर नहीं पाते हैं, और अगर कर भी लेते हैं तो वो वाली जो सफलता है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। तो जो भी आप करें ऑनेस्टली करें और इस पॉजिटिव थॉट के साथ करें कि अगर आप ऑनेस्टली लगातार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। काम मुश्किल है, मुश्किल काम में ही हमारी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा से ऊपर उठने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ताकत अपने ईमानदारी से दिखाएं, अपनी ईमानदारी अपने जज्बे से दिखाएं, न कि बेईमानी से। तो ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ जो खास बातचीत की है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने ये सारी बातें हमसे की। अच्छा लगता है यंगस्टर्स से बात करना, अच्छा लगता है मीडिया से बात करना, क्योंकि मीडिया के थ्रू ये बातें बहुत लोगों तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने बताया है उससे लोगों को फ़ायदा होगा। लोग समझेंगे कि पुलिस किस तरह से काम करती है, ये भी समझेंगे कि पुलिस के तनाव के साथ साथ आप जीवन को किस तरह से सुंदर बनाए रख सकते हैं और भविष्य के लिए आप किस तरह से प्लान करें, क्या अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी उतना ही अच्छा रहा ये जितना आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट आलोक लाल जी, जिनसे आज हमने ढेर सारी बातें करी, उनके एक्सपीरियंस जाने और जो उन्होंने संदेश हमारे युवाओं को खासकर दिया है, वो भी उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया आप तक। और ज़रूर मैं ये भी कहूँगी कि ज़रूर इस पर गौर दें और तैयारी हमेशा अच्छी रखें, गोल हमेशा ऊंचा रखें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड।